सभी को नमस्ते। मैं तरुण इंदौरिया। मैं आपके सामने आज ज्योग्राफी का एक बेसिक टॉपिक शुरू करूंगा जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, जिससे विभिन्न एग्जामों में जनरल कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ज्योग्राफी को समझने के लिए ये जो टॉपिक है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आप ज्योग्राफी की बेसिक्स कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश व देशांतर। तो देखो ये होते क्या हैं, क्यों इनका क्या उपयोग है, इनको क्यों हमारे ग्लोब पर या हमारी अर्थ पर खींचा गया है। सबसे पहले तो ये सब हैं वो कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं। कैसी हैं? काल्पनिक हैं यानी कि इमेजिनरी हैं। तो देखो ये हमारी अर्थ है यानी कि हमारा ग्लोब है। हमने हमारी अर्थ की स्टडी के लिए जो हमने एक चीज़ को उपयोग किया उसका नाम क्या होता है? ग्लोब। क्या होता है? ग्लोब। ग्लोब का अध्ययन करके हम अर्थ का स्टडी कर सकते हैं, ग्लोब। तो इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनको अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या इसी को ही हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। या इसी को ही हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इसको इंग्लिश में किस नाम से भी जानते हैं? इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखो, तो हम पहले अक्षांशों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद देशांतरों में आएंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि सर अक्षांश कहते किसे हैं? कहते किसे हैं? सर्वप्रथम तो हमको ये बताइए कि अक्षांश कहते किसे हैं। तो देखो हमारे ग्लोब में ये आपका उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा हो गया आपका कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में या भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी काल्पनिक बिंदु जिसकी भूमध्य रेखा के केंद्र से कुछ कोणीय दूरी होती है, जैसे मान के चल लेते हैं हम, ये 30 डिग्री दी है। कितनी है? 30 डिग्री। और ये कितनी है? 30 डिग्री। तो इस बिंदु की भूमध्य रेखा के केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई भी जगह है, ए जगह है, और ये मान के चलो बी जगह है। तो ए जगह की भूमध्य रेखा के केंद्र से जो कोणीय दूरी होगी, कोणीय दूरी देखो डिग्री जिस पे लगता है, जैसे मान के चलो 15 डिग्री 30 डिग्री, इसका मतलब है वो जो जगह है वो कहीं ना कहीं से डिग्री बना रही है, यानी कि कोण बना रही है। जब भी कोई कोण बनता है वो डिग्री में बनता है। तो यानी कि ए बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी कितनी डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। तो हम इसे कह सकते हैं कितने डिग्री अक्षांश पर है? 30 डिग्री
अक्षांश पर है। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को, किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो सर फिर अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश तो हो चुका है, अब बताएं हमें अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, मान के चलो ये बिंदु 30 डिग्री पर आया, तो ऐसे ही मान के चलो ये भी 30 पर आया। इसकी बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में जितने भी बिंदु होंगे पृथ्वी के केंद्र से, वो कितने डिग्री पर होंगे, 30 डिग्री पर होंगे। कितने डिग्री पर होंगे, 30 डिग्री पर होंगे। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। कि यानी कि पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाले अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसे ही मान के चलो यहां पर भी ये हो गया, ठीक है। तो इन सभी कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, हम अक्षांश रेखा कहेंगे। जिस पर सभी जो बिंदु आ रहे हैं वो कितने डिग्री पर आ रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री पर आ रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से 30 डिग्री पर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा होगी वो कितने डिग्री पर होगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। कितने डिग्री कहलाएगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब देखो 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब ये सामने से दिखाई देने पर आपको एक रेखा प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम किसी भी गोलाई वाली चीज को अगर समतल सतह पे दिखाएंगे तो आपको ये सामने सिर्फ एक रेखा दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में ये रेखा नहीं है। ये पूरा क्या है, एक सर्किल है। पूरा क्या है, एक ये सर्किल है। तो इसको रेखा के साथ साथ हम किसके नाम से भी जानते हैं, वृत्त के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सर्किल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सामने से देखेंगे तो एक रेखा प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक वृत्त है। वास्तव में क्या है, एक ये वृत्त है। देखो ये पूरा एक चक्कर बन जाता है आपका पीछे से जाकर, ठीक है ना। तो ऐसे ये कितने वृत्त होंगे हमारे यहाँ पर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितने होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में कितने होंगे, वो देख लेते हैं। तो मान के चलो हमारा सबसे बड़ा जो वृत्त है वो तो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम इनको रेखाओं को क्या नाम दे सकते हैं, वृत्त, भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। देखो मैं वृत्त क्यों कह रहा हूँ रेखा को, समतल सतह पर देखने पर किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी 3 डायमेंशन चीज को अगर समतल सतह पर देखेंगे तो सामने वाला फेज ही आपको दिखाई देगा, इसके बोर्ड के जो पीछे वाला फेज है वो थोड़ी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लेकिन वास्तव में ये क्या है, पूरा एक सर्किल है। क्या है वास्तव में, पूरा एक ये सर्किल है। जैसे मान के चलो ये आपका मार्कर है, अगर ये पूरा गोल है तो सामने दिखाई देने पर एक आपको ये रेखा ही दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इसको पूरा राउंड करेंगे तो पूरा क्या बन जाता है, एक ये वृत्त बन जाता है पूरा, ठीक है ना। तो सबसे जो बड़ा हमारा अक्षांश वृत्त है वो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। तो हम देख लेते हैं ऐसे कितने अक्षांश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जा सकते हैं। तो देखो आपका 0 डिग्री हो गया, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते आप कहां तक चले जाएंगे, ध्रुव तक चले जाएंगे, लगभग 89 डिग्री तक, ठीक है ना। 89 ऊपर और 89 ही नीचे, 1 2 करते हर डिग्री के अंतराल पर, ठीक है, और 90 डिग्री ऊपर, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि 89 तो जो सर्किल होंगे वो उत्तरी गोलार्ध में होंगे, 89 जो सर्किल होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। 89 तो उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और 0 डिग्री होगा आपका, वो तो मेन आपका वृत्त है। तो टोटल करें कितने हो गए, 178
और प्लस में 0 डिग्री, ये भी एक वृत्त है, इसको भी काउंट करेंगे तो कितने व्रत हो गए? 179 व्रत हो चुके हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि 179 अक्षांश व्रत, अक्षांश व्रत कह दो चाहे अक्षांश रेखा कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 179 व्रत कह दो या 179 अक्षांश व्रत कह दो, एक ही बात है। मैंने आपको बताया था कि रेखाएं नहीं होकर ये वास्तव में क्या हैं? व्रत हैं। क्या हैं? व्रत हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अक्षांश की बात की जाए कि सर अक्षांश संख्या में कितने हैं, अक्षांश संख्या में कितने हैं, तो देखो अक्षांश किसे कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया। पृथ्वी के केंद्र से कोई भी बिंदु जो कोणीय दूरी बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। मान के चलो ये आपका 90 डिग्री और ये नीचे भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 और 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में, और 0 डिग्री ये तो है ही मेन अक्षांश, इसको नहीं भूलेंगे हम, ये 0 डिग्री। तो अब देख लो टोटल, देखो कितने आए आपके? 181। ये भी एक व्रत है, सॉरी ये भी एक क्या है? एक बिंदु है। तो अक्षांश कितने हो गए आपके? 181। अक्षांश की बात की जाए तो आप क्या आएंगे? 181। अगर अक्षांश व्रत की बात की जाए या अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो आपके कितने आएंगे? 179, ठीक है। तो अक्षांश आपको मालूम हुआ कि अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से कोई भी बिंदु कोणीय दूरी जो बनाता है उसे उसका अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे अक्षांशों की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है? टोटल अक्षांशों की संख्या देखी जाए तो 181। 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है और बीच वाला 0 डिग्री। तो काउंट करें 90 और 90, 180 और 0 डिग्री, इसको भी काउंट करेंगे तो 181। तो अक्षांशों की संख्या कितनी आती है? 181। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें या अक्षांश वृत्तों की बात करें तो वो कितनी आती है? 179। मैंने पहले ही बताया था सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त तो आपका 0 डिग्री हो गया है। फिर हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींची जा सकती हैं? 89 तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और बीच वाली ये तो 89 आप काउंट कर लें, 178 होता है, और 0 डिग्री ये, इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल जो व्रत आएंगे अक्षांश व्रत वो कितने आएंगे? हमारे 179 आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कि अक्षांश को क्यों खींचा गया है हमारे ग्लोब पर, क्या इनका उपयोग है, क्यों इन काल्पनिक रेखाओं को इनके ऊपर उतारा गया है, देखते हैं आगे। देखो तो मैंने बताया आपको 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, ये ध्रुवों की तरफ होता है। लेकिन कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी ध्रुव हो गया ये, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। और ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब देखो
तो वैसे तो हमने आपको बताया था ऐसी कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन क्या आप 179 अक्षांश रेखाएं इस ग्लोब पर खींच सकते हैं? खींच तो सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना और समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर खींचेंगे तो, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा यूज भी नहीं है। जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर मुख्यतः उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो सबको मालूम है कितने डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, 23.5 पर। कितने पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। और किसकी तरफ झुकी हुई है? सूर्य की तरफ। किसकी तरफ झुकी हुई है? सूर्य की तरफ झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो देखो, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर है उसका क्या नाम है? मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। ठीक है, क्लियर है? अब देखें, ऐसे ही 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ही 23.5 से 66.5 डिग्री। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। इसको अब आपको मालूम है हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है, इसलिए इसको आर्कटिक बोलेंगे। आर्कटिक सागर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये क्या है? रेखाएं हैं। आर्कटिक रेखा या व्रत, क्योंकि असलियत में रियल में तो क्या है? ये रेखा ना होकर व्रत है, सर्किल है। ठीक है ना? और आपको पता है दक्षिण ध्रुव की तरफ कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका है, तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, या अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब देखो, इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम हमारी पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? कटिबंध। कटिबंध। अब ये कटिबंध क्या होते हैं, या आप तो सीधा अर्थ समझें। कटिबंध का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य के प्रकाश की स्थिति, सूर्य के प्रकाश की स्थिति, हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य के प्रकाश की स्थिति ही क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। यानी कि जोन, टेम्परेट जोन, यानी कि ताप कटिबंध हम कह सकते हैं। ताप कटिबंध क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य के प्रकाश, क्योंकि पता है आपको हमारी पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश आता है वो किसके द्वारा आता है? सूर्य के द्वारा। लेकिन आप सबको मालूम है ये सूर्य का प्रकाश समस्त पृथ्वी पर समान नहीं होता है। कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ही कम होता है। ठीक है ना? तो अलग अलग इसका वो है। तो एक बार देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। आप सबको मालूम है कि ये जो कटिबंध होता है 0 डिग्री से लेके, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये कैसा कटिबंध होता है? हमेशा यहाँ सूर्य की किरणें साल भर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर हमेशा साल भर लंबवत होता है। जब लंबवत होगा सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी, इसका मतलब है भूगोल की भाषा में कैसा? उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध होगा ये? उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध होगा? उष्ण कटिबंध। तो यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री, 0 से लेकर 23.5 डिग्री, ये कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया। कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब 23.5 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ चल रहे हैं। तो अब सूर्य का प्रकाश लंबवत ना होकर थोड़ा तिरछा हो जाएगा। किरणें कैसे हो जाती हैं? इसकी तिरछी हो जाती हैं। यहाँ पे किरणें कैसे हो जाती हैं? इसकी
तिरछी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और ऊपर जाएंगे 23.5 से 90 की तरफ, ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, ना के बराबर हो जाता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। इसे हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। यानी कि ध्रुव की तरफ जाने पर हमारी जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल तिरछा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। क्या से होता है? शीत होता है। यहाँ हमेशा ध्रुव में बर्फ होती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ क्यों पाई जाती है, क्योंकि ध्रुवों की भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, नामात्र पहुँचता है, तो वायु क्या होती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो जम जाती है। इसलिए ध्रुवों पर हमेशा क्या पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है। और मानव निवास के लिए ये जो कटिबंध है अच्छे नहीं है, ठीक है ना। मानव निवास के लिए जो कटिबंध जो माने जाते हैं अच्छे, वो ये माने जाते हैं कि यहाँ पर निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप वगैरह सब शीतोष्ण कटिबंध में ही आते हैं मोस्टली। क्लियर है? तो ये हम अक्षांश रेखाओं के द्वारा हमने देखा कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, कैसे कैसे कटिबंध हम ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया कि कटिबंधों के द्वारा हम पृथ्वी के ऊपर सूर्य के प्रकाश की स्थिति को जानते हैं, ठीक है ना। आगे हम इसमें बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है, कंबाइंड रूप से कैसे उपयोग इनका हम करते हैं, और भी जनरल ज्योग्राफी में ये कटिबंध हमको कैसे यूजफुल होंगे। एक बहुत बड़ा विषय है जो बहुत आपको बहुत डेप्थ तक नॉलेज देके जाएगा, और मेरा विश्वास है आप हमसे जुड़ के रहेंगे तो मैं आपको ज्योग्राफी में जितना भी हो सकता है मैक्सिमम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।